आज पढ़ेंगे हम लोग परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो प्रकाश का वेग यदि हम इस प्रकार से दर्शाएं तो कितना आएगा, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सभी जानते हैं। यदि हम उसको 10 की घात के रूप में नहीं दर्शाएं तो इस प्रकार जो है 8 जीरो लगाना पड़ेगा हमको 3 के पीछे में। ठीक है ना। और मीटर प्रति सेकंड, तो ये दर्शाना आसान है कि इस प्रकार से, तो ऑब्वियसली 10 की घात 8 के रूप में दर्शाना क्या है, बहुत ही आसान होता है। तो जो 10 की घात रहती है, ठीक है ना, यहाँ क्या है 8, उसे ही क्या कहते हैं, परिमाण की कोटि कहते हैं। जो इस प्रकार से दर्शाना हमारे लिए सुविधाजनक भी होता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया सभी को परिमाण की कोटि क्या होता है। ठीक है। तो 10 की घात के रूप में जो रहता है वही क्या होता है, उसकी परिमाण की कोटि। परिभाषा देख लेते हैं यहाँ। संख्या के निकटतम 10 की घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो है ध्यान देनी पड़ती है हमको। तो परिमाण की कोटि ज्ञात करने की विधि, सर्वप्रथम दी गई संख्या को 10 की घात के रूप में निम्नानुसार लिखते हैं। संख्या को सबसे पहले क्या करना है, 10 की घात के रूप में बनाना है। तो संख्या है उसको मैंने लिखा m × 10 की घात x के रूप में। ठीक है ना। अब m क्या होगा, m का मान क्या होना चाहिए, तो m एक ऐसी संख्या है जिसका न्यूनतम मान 1 होना चाहिए। ठीक है ना। या तो इसका न्यूनतम मान 1 होना चाहिए तथा अधिकतम मान 10 से कम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ जो भी संख्या आएगी, यहाँ देखो प्रकाश के वेग में क्या आया है, 3 आया है ना, यही m है। तो इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम मान 1 हो सकता है। ठीक है। और अधिकतम मान 10 से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यदि m का मान 5 से कम आता है, ये जो संख्या m है उसका मान 5 से कम आएगा तो उसको 1 मान लेते हैं, तब परिमाण की कोटि x होगी। ठीक है ना। यदि m का मान 5 या 5 से और 10 के बीच आता है तो उसे 10 मान लिया जाता है। ठीक है ना। तब परिमाण की कोटि क्या होगी, x+1 होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। परिमाण की कोटि की गणना, ये है हमारे पास एक संख्या 12। तो 12 को सबसे पहले जो है 10 की घात के रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ 10 से गुणा और भाग कर लिया। m × 10⁻x लिखते हैं ना, इस रूप में लिखना है हमको। ठीक है। और m का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान 10 से कम होना चाहिए। m ≤ और <10। ठीक है ना। तो इसको कैसे दर्शाएं कि जो m का मान है वो 1 से बराबर या 1 और 10 से कम रहे, तो कैसे होगा ये। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा और भाग क्यों कर रही हूँ आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ 12 × 10/10 मतलब तो वही है, ये दोनों कट जाएगा, 12 ही बचेगा। क्या इसको मैं 12/10 लिख सकती हूँ, तो 12/10 लिख दिया मैंने यहाँ × 10। यहाँ देखो 12 के नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ आ गया 1.2 × 10। ठीक है। आगे देखिए, ये जो संख्या है वो m का काम करेगी, तो मान हमारा क्या है, मान जो है हमारा वो 1 से ज़्यादा है। ठीक है ना। 1 और 10 के बीच होना चाहिए, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है। अब इससे तुलना करें, m × 10⁻x से तुलना करने पर m का मान कितना आया, 1.5, जो कि 5 से कम है। तो 5 से कम है उसको क्या मान लेते हैं जी, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ बराबर ना लिख के लगभग वाला साइन लगाएंगे, लगभग 1 × 10⁻, क्या है जी, 1 है। ठीक है। देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। 10 की घात क्या है, 1 है। तो परिमाण की कोटि कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है ना।
अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा हमको। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारे पास 499, ठीक है, इसके परिमाण की कोटि निकालना है। तो यहाँ देखो, यदि मैं इसको पहले हमको 10 की घात के रूप में लिखना है ना, तो 10 की घात के रूप में लिखना है तो मैं किससे गुणा करूं? 10 से गुणा करूं कि 100 से गुणा करूं कि 1000 से गुणा और भाग करूं, ये ध्यान देना है मुझे। तो मैं यहाँ चाहूँगी कि ये जो अंक आए m, वो क्या रहे? 1 रहे, 1 के बराबर हो सकता है और 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ एक अंक के बाद यदि दशमलव लगाऊं 49.9, ठीक है, यदि तो क्या ऐसे में ये जो अंक है 49.9 वो तो 10 से ज़्यादा हो गया। तो मैं चाहूँगी कि ये तो गलत हो गया कि मुझे मिले 4.99, है ना, तब ये तो 5 के छोटा हो गया, मतलब 1 और 10 के बीच में आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ किससे गुणा करूँगी? 2 अंक बाद दशमलव लग रहा है तो 100 से गुणा और 100 से भाग कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया मेरे पास एक जो है इसके बटे में आ जाएगा 499/100, ठीक है ना। एक स्टेप यहाँ लिख लेते हैं, 499/100 इंटू 100, ये वाला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.99। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 10⁻²। अब तुलना करेंगे m इंटू 10⁻x से, तो m बराबर यहाँ है 4.99 जो कि 5 से छोटा है। तो इसको लगभग क्या मान लेंगे हम? 1 मान लेते हैं, जो भी 5 से छोटा रहता है उसको, और क्या है 10⁻² लिख देते हैं। तो यहाँ से 10 की घात क्या है? 2 है, उसके 1 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 2 ही आएगा ना। तो यहाँ x बराबर आ गया 2, तो परिमाण की कोटि कितनी आ गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है 5011, ठीक है ना। इसमें हम चाहेंगे कि जो m है वो जो है 1 और 10 के बीच रहे, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, इसलिए 1000 से गुणा और भाग कर दिए। ये भाग वाले से ये दशमलव में चेंज हो गया और ये गुणा वाले से 10 की घात 3 आ गया, ठीक है। m का मान कितना आया? 5.011 जो कि बड़ा है 5 से। तो 5 से जब भी बड़ा आएगा उसको क्या मान लेते हैं जी? 10। 5 से छोटा आता है तो उसको 1 मान लेते हैं ना। 5 से छोटा है तो उसको 1 मान लिए, और 5 से बड़ा आ गया तो उसको 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। और इंटू 10 की घात क्या है? 3, उसको भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ 10 की घात 3 परिमाण की कोटि नहीं होगा, उसके साथ ये 10 और आ गया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमको। तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 10 की घात 4, ठीक है ना। इसलिए जो सेकंड जो था नियम उसमें बोला था, यदि m का मान 5 से बड़ा हो तो परिमाण की कोटि क्या होती है? x + 1, ये हो गया x, और उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया जी? 4। 3 × 1 4 हो गया, ठीक है। परिमाण की कोटि कितनी हो गई? 4 हो गई। नेक्स्ट है दशमलव वाला 0.06, तो इसको क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटाएंगे तो 6/100, ठीक है, बराबर 6 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। 100 मतलब 10 की घात 2 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ऋण 2, ठीक है। तुलना कीजिए m इंटू 10⁻x से, तो m बराबर 6 आ गया, जो कि 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो उसको क्या लिख देते हैं? 10 के बराबर लगभग, ठीक है। अब दोनों घातांकों को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं परिमाण की कोटि में, x + 1 होगा, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 - 2 कितना आएगा? -1 होगा, तो परिणाम की कोटि -1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। नाम से ही स्पष्ट है, संदिग्ध है, डाउटफुल फिगर और अनसर्टेन फिगर, ठीक है। क्या होता है ये डाउटफुल फिगर या संदिग्ध अंक? देखते हैं। जब किसी माप को, ठीक है ना, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध या अनिश्चित अंक कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 उदाहरण लिए हैं, उसकी सहायता से आसानी से समझ में आ जाएगा।
वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और मीटर स्केल। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ इसकी सहायता से तार का व्यास मापा, ठीक है ना, तो वो कितना आया 0.23 सेंटीमीटर आया। अंतिम अंक क्या है 3, तो यही संदिग्ध अंक है। ठीक है, मापन में कहीं ना कहीं यदि मैं माप रही हूँ तो क्या हो सकता है, ये 0.22 हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो मुझसे, मान लो 0.24 हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो ये वाले जो लास्ट वाला नंबर है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो इसी को क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। ठीक है ना, जो लास्ट वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, संदिग्ध अंक, आखिरी अंक। ठीक है। स्क्रू गेज की अल्पतमांक कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर। पेन की मोटाई, मैं इसकी सहायता से पेन की मोटाई माप रही हूँ, जो आया है 2.397 सेंटीमीटर। आप लोग आसानी से बता सकते हो क्या होगा, 7 होगा संदिग्ध अंक। ठीक है। मीटर स्केल, जो साधारण हमारे पास स्केल होता है, उसका अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। रेखाखंड की लंबाई माप रही हूँ, ये रेखाखंड है मेरे पास, उसकी लंबाई मैं माप रही हूँ, तो मुझे मिला, ये एक्चुअली में बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी आई 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 5.4 सेंटीमीटर आया है, तो संदिग्ध अंक क्या होगा 4 होगा। ठीक है ना, परंतु ये ध्यान रखना है कि जो भी मापन यंत्र लिए हैं हम लोग, उसकी यथार्थता की सीमा तक हमको जो मापे हैं उसको लिखना है। यहाँ है 0.001। ठीक है, पेन की मोटाई मैंने यहाँ लिखा है 2.397, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती थी 2.39, पर देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम 3 अंक तक लेंगे, यथार्थता की सीमा तक लेंगे, यथार्थता पूर्वक मापेंगे उसको। ठीक है ना, ये नहीं कि 2 ही अंक तक लिख लिए। इसमें 3 अंक तक है तो 3 अंक तक लिखेंगे, इसमें 2 अंक तक है तो 2 अंक तक लिखेंगे। ठीक है ना, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तक है तो 2 अंक तक। ठीक है ना, मतलब उसकी यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखेंगे। और यथार्थता की सीमा किस पर निर्भर करती है, उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जितना कम अल्पतमांक होगा उतना ही यथार्थ हम माप पाएंगे। और ये समझ में आ गया हमको, जो लास्ट वाला अंक होता है वही क्या होता है, संदिग्ध अंक। ठीक है, और हमको कैसे मापना है, किसी चीज़ को माप रहे हैं तो यथार्थता की सीमा तक मापना है। ठीक है ना, जैसे इसमें 3 अंक तो 3 अंक तक 1 अंक, और इसमें 2 अंक। ठीक है, समझ में आ गया सभी को।